हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो सीटेट आपका 2026 पर्यावरण अध्ययन के लिए ईबीएस की ये पहली कक्षा है जिसमें आप लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से रिलेटिव हैं और इसके साथ साथ ये प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। तो चलिए आज की इस पहली कक्षा को हम लोग देखेंगे आसान तरीका से 50 प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य में झूम खेती की जाती है। झूम खेती की बात करें तो जो झूम खेती होती है भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे आपका मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपकी क्या होती है दोस्तों, झूम खेती होती है। झूम खेती कैसे की जाती है? जो बंजर भूमि होती है वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, जो बांस आदि होते हैं वो जाम जाते हैं और जाम जाने के बाद उसको जला देते हैं। जब वो सूख जाते हैं या बड़े बड़े जो पौधे रूपांतरित झाड़ियां हो जाती हैं तो उसको जला देते हैं। जला देने के बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है और ऊपरी भाग को थोड़ा थोड़ा खोद कर और उसमें बीज को छिड़क देते हैं और वही खेती क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे झूम खेती की जाती है। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक की बात करें तो याद रखेंगे रेगिस्तानी ओक मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की विशेषता होती है इसकी जड़ें काफी नीचे तक होती है भूमि के। और आपको बता दें वहां पे क्या होता है, वहां पे पानी की कमी होती है और वहां की जनजातियां होती है, इसके तने में पानी का भंडारण होता है और तने में छेद बना के या तने को काट कर उसमें पाइप डाल के वहां की जनजाति पानी पीने का काम करती है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से पीछे घुमा सकता है। याद रखेंगे झटके से पीछे घुमाने वाला ये पक्षी जो एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऑप्शन उल्लू, कौवा, मैना, कबूतर। आपको पता है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैना अपनी गर्दन को क्या करता है दोस्तों, झटके से पीछे आगे कर लेता है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि जो उल्लू होता है कहीं कहीं पे 360 डिग्री रखा है, लेकिन 360 आप ना याद रखिएगा। क्या याद रखेगा? ये आपका कितना दोस्तों, तो ये आपका 270 या 270 से ऊपर भी मान सकते हैं। ये काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। लेकिन जो ये आपका मैना होता है ना, काफी झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? आपको मैं एक बार नहीं कई कई बार बताया हूं, एनसीईआरटी में इसका वर्णन मिलता है। जो हाथियों का झुंड होता है याद रखेंगे उसमें केवल मादा हाथियां होती है और उनके बच्चे होते हैं। याद रखेंगे जो जिनका 10 साल से अधिक की उम्र हो जाती है वह झुंड को छोड़ देते हैं। आपको ये भी बात पता है। और हाथियां जो होती है वह कीचड़ में या जल में खेलना पसंद करती है, ठंडे जगहों पर रहना पसंद करती है, वे झाड़ियों का सेवन करती है, हाथियां शाकाहारी होती हैं। सब एनसीईआरटी में आपको वर्णन मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं हाथियों का मुखिया कौन होता है या हाथियों का नेता कौन होता है, जो झुंड होता है उसका, तो सबसे जो उम्र दरार जो हाथी होती है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, वही 10 से 12 हाथियां एक साथ झुंड में रहती है, उनका क्या होती है? नेता होती है। इस बात को याद रखेंगे। सबसे बूढ़ी जो हथनी होती है वही होती है सबसे बूढ़ी हथनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है। आपको बता दें जनवरी मार्च, अप्रैल जून, अक्टूबर दिसंबर, जुलाई सितंबर। क्या होता है? आपको एक बार नहीं मैंने कई कई बार बताया है कि जो आपका बिहार के आसपास जो जगहें हैं वहां पे मधुमक्खी पालन काफी अच्छे तरीके से व्यापार के तौर पर किया जाता है। और आपको बता दें जो आपका अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। और क्योंकि इसी दौरान जो मधुमक्खी होती है ना वो अंडे देने का काम करती है। और समय क्या होगा दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर। बिना समय लिए हुए चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर है। ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिना कोई एक्सप्लेन के, बिना टाइम लिए हुए जल्दी से जल्दी हम चीजों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं। आपको बता दें असम में काफी वर्षा होती है, इसलिए जो
वहां के घर होते हैं ना, वह बांसों पे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, जल भराव का खतरा होता है, इससे बचने के लिए मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट के ऊपर, या मीटर में बात करें तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं। किसके कारण दोस्तों? तो भारी वर्षा या जल के कारण, जानवरों के कारण नहीं दोस्तों, गर्मी के कारण नहीं, ठंडे के कारण नहीं, भारी वर्षा या बारिश या जल के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों कहां पे, 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि जो नेफंथिस होता है, जिसको घटपड़ी बोलते हैं, ये पौधा क्या खाता है? आपको बता दें, जो नेफंथिस पौधे होते हैं या दलदल वाली स्थानों पर उगते हैं। जी याद रखेंगे, दलदल का मतलब ये है कि वहां पे किस चीज की कमी होती है। आपको एक बार नहीं कई कई बार बताया कि नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़े को अपनी माया जाल में फंसाकर खा जाते हैं, जिसको घटपड़ी या नेफेंथिस पौधा कहते हैं। अब चलिएगा, पौधा क्या खाता है? तो फल खाता है? नहीं दोस्तों, फूल खाता है? नहीं, एक कीड़े मकोड़े और छोटे जीव को अपने माया जाल में फंसाकर खा लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जितने प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं और काफी चर्चा और अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बरली कला का संबंध किस राज्य से है? आपको मैं कई कई बार इसका भी वर्णन बताया हूं कि जो बरली कला है यह महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला है, और जिसे गाय के गोबर और मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग से चित्र बनाए जाते हैं, जिसी को हम लोग बरली कला बोलते हैं। ये कहां पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आपसे एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आप बताइएगा कि बिहार में कौन सी कला जो होती है, दीवालों पर एक चित्रकारी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यही है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? आपको मैंने बताया है कि जो ब्रेल लिपि है ये किसके, लुई ब्रेल के द्वारा यह विकसित की गई लिपि है, और यह लिपि दृष्टि बाधित, जिनको देखने में अक्षम व्यक्ति होते हैं, उनके लिए, उनके पढ़ने के लिए इस लिपि को तैयार किया गया है, ब्रेल लिपि। इसमें 6 डॉट रेखाएं होती है, इस बात को याद रखेंगे। और जो अंधे व्यक्ति होते हैं वह ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने एजुकेशन को पूर्ण करते हैं। और इसमें कितनी डॉट रेखाएं होती है प्यारे? तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुई ब्रेल के द्वारा यह तैयार की गई लिपि है, और दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये लिपि को तैयार किया गया। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर की हम बात करते हैं। हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। ठंडा रेगिस्तान, हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का जो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लद्दाख बोलते हैं। क्या? लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र ऊंची हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम 11 नंबर की बात करते हैं। केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? सीटेट में काफी चर्चाओं में प्रश्न रहा जाता है, और आप लोगों को पता भी है, एनसीईआरटी में इसका भर भर के वर्णन भी मिलता है, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन इसी प्रश्न को मैं थोड़ा घुमा के बता रहा हूं कि जो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, लेकिन केचुआ के साथ साथ सर्प को भी किसान का मित्र कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं प्यारे, ये जो सर्प होता है ना, इसको भी कहा जाता है, क्योंकि सर्प जो होता है ना, चूहे जो होते हैं किसान की फसल को या किसान के भंडारण को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो सर्प होता है चूहे को खाता है। याद रखेंगे, चूहे को खाता है। तो चूहों को जब खाता है तो सर्प अप्रत्यक्ष रूप से किसान की मदद करता है। इसका भी एनसीईआरटी में आपका वर्णन मिलता है। अब देखिएगा, यहाँ पे कहा है कि केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? फसल काटने में मदद करता है, फसल काटता है, ऐसा नहीं दोस्तों। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बीज को बोता है, इनमें से कोई नहीं। क्या काम करता है दोस्तों? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। आपको पता है केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को नरम, पोली और वातित बनाता है, जिसके द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाता है। या इसी प्रकार जो ये केचुआ होते हैं किसान का मित्र कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए बिना समय लिए हुए अब हम आगे 12 नंबर प्रश्न की तरफ। जो हांगकांग में खाया जाने वाला सांप का पकवान
क्या कहलाता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। जो हांगकांग का काफी प्रसिद्ध ये व्यंजन है, और याद रखेंगे ये सांप के मांस से तैयार किया जाता है। इस पकवान को सांप के मांस से तैयार किया जाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लिंग हु फेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिंग हु फेन जो ये व्यंजन है, जो ये भोजन है, ये सांप के मांस से तैयार किया जाता है। सांप का एक पकवान होता है, सांप के शरीर से तैयार किया जाता है, और कहाँ पे खाया जाता है दोस्तों, तो हांगकांग का काफी प्रसिद्ध ये भोजन है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे, 13 नंबर की बात करेंगे, और 13 नंबर प्रश्न आपसे ही कह रहा है कि केरल में कौन से दो फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। आपको बताना होगा दोस्तों, केरल में कौन से दो फूल की सब्जी है, तो याद रखेंगे, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे सहजन प्रसिद्ध है केरल में। जो फूलों की सब्जी है, कि आपका कचनार है दोस्तों, कि केले के फूल की बात कर रहा है, कि दोस्तों गुलाब की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो केले का फूल है ना, याद रखेंगे, इससे जो सब्जी बनाई जाती है कहाँ पे दोस्तों, केरल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कचनार याद रखेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा कि केरल में केले के फूलों की सब्जी बहुत प्रसिद्ध होती है, और कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में, और सहजन के पकौड़े महाराष्ट्र में प्रसिद्ध होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, कचनार जो होता है ना, ये आपका कहाँ पे होता है दोस्तों, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध होता है। और जो सहजन के जो पकौड़े होते हैं वो महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। जो सहजन के पकौड़े कहाँ पे दोस्तों, तो सहजन के पकौड़े जो होते हैं वो प्यारे आपके महाराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे देखेंगे, 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो मधुबनी चित्रकला मैंने अभी आपको पूछा था कि जो ये चित्रकला होती है बिहार में काफी प्रसिद्ध होती है, और जो ये बिहार के मधुबनी जिला जो है वहां पे काफी चर्चाओं में रहती है। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य से है। जो मधुबनी चित्रकला होती है बिहार के मधुबनी जिले के आसपास क्षेत्रों में अत्यधिक प्रसिद्ध है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जो यह कला होती है, यह चावल के पीसे हुए दाने, याद रखेंगे, जो चावल का पिसा हुआ दाना या घोल होता है, उसमें प्राकृतिक रंग जैसे नील होता है, नील को बना मिलाकर, और जो घरों की दीवारें होती है उस पर नक्काशी की जाती है, या उस पर कुछ चित्र बनाए जाते हैं, और यही होती है मधुबनी चित्रकला, जो बिहार में काफी प्रसिद्ध होती है। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्यारे 15 नंबर प्रश्न की तरफ, और 15 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि कड़म मल्लेश्वरी क्या है, ये आपको बताना है। ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में भर के इनका वर्णन दिया है। और कड़म मल्लेश्वरी जो है ना, एक महिला है, और वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर को मतलब ये भार उठाने वाली है, और इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको भारोत्तोलक बोला जाता है। जो भार उठाने वाले लोग होते हैं उनको भारोत्तोलक बोला जाता है, वेट लिफ्टर है, इस बात को याद रखेंगे। और ये भारत के लिए ओलंपिक पदक विजेता है, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। याद रखेंगे कड़म मल्लेश्वरी क्या है, तो वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक, याद रखेंगे, भार उठाने वाली महिला, और ओलंपिक विजेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे 16 नंबर की बात करते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपको एक बार नहीं कई बार बताएं कि यहाँ से प्रश्न बनता है। फूलों की घाटी हो गया, राजा जी राष्ट्रीय पार्क हो गया, और आप बहुत से पहाड़ों की घाटी हो गया। ये सब कहाँ है दोस्तों, आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में, इस बात को याद रखेंगे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पे दोस्तों, तो उत्तराखंड में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर की बात करते हैं। स्लॉथ, जो कि एसीटेट में भी काफी आलसी जीव माना जाता है। स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है, ये आलसी जीव है। पहले आपको बता दूं, भालू जैसा ये दिखने वाला जीव होता है, ये आलसी जानवर के श्रेणी में रखा गया है। और पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटक कर दिन में लगभग कितना घंटा, 17 घंटा सोता है। बिना आप लोग ऑप्शन देखे याद रखना कि 17 घंटा उल्टा पेड़ की टहनियों पर उल्टा लटक कर सोता है। भालू जैसा इसकी संरचना है, भालू जैसा ये दिखता है। एबीसी टेट में आपका प्रश्न बन चुका है, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर यही प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में बना हुआ है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। तो अबू धाबी की जो मुद्रा क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे दिरहम है। क्या है दोस्तों, तो अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दिरहम है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहां गया दोस्तों, दिरहम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि किस पौधे की जड़ें 30 गुना गहरी होती हैं, और किस पौधे की जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना गहरी होती हैं। आपको बताना होगा। जो ये पौधा होता है इसको रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हैं, और इसकी जड़ें जो होती है जितना ये ऊपर होता है उससे 30 गुना इसकी जड़ें नीचे होती हैं। और क्यों होती है, क्योंकि नीचे से इसकी जड़ें जो होती है जल का अवशोषण करती है, पानी तक पहुंच जाती है। मतलब जहां तक इनको पानी नहीं मिलता तो वहां तक इनकी जड़ें पहुंच जाती है, जिसको रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर की बात कर लीजिएगा, और 20 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि जो आपका सब्जियों के रूप में इस्तेमाल होने वाला मिर्च कहां से आया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो सब्जियों के रूप में इस्तेमाल होने वाला मिर्च की बात करें दोस्तों, तो ये जो हरी या लाल मिर्च है दोस्तों, इसको भारत में कौन लाए थे, पुर्तगाली व्यापारी लाए थे। कहां से दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। इस बात को याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। ये बात को याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस शहर में है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहां पे है, चंडीगढ़ में है कि आपका अमृतसर में है कि पटियाला में है कि लुधियाना में है, कहां पे है दोस्तों। आपको बताना होगा कि जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है जिसको हरि मंदिर साहिब के नाम से हम लोग जानते हैं, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, यही स्वर्ण मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको लॉक कर लीजिएगा। और चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 22 नंबर की बात। और 22 नंबर आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न और एनसीईआरटी का काफी चुनिंदा प्रश्न है कि पश्मीना शाल किसके बालों से बनाई जाती है। आपको बता दें, जो पश्मीना शाल होती है वह विशेष प्रकार की एक बकरी होती है, जो कहाँ पे, लद्दाख में पाई जाती है, काफी ठंडे वाले जगहों पे होती है। और जो मनुष्य का एक बाल उस बकरी के 6 बाल के बराबर होता है। इससे ही आप लोग तुलना कर लीजिएगा कि उसके बाल कितना महीन और बारीक होते हैं। ये बात याद रखेंगे। जो पश्मीना शाल होती है वो लद्दाख के चेंगथाकी नस्ल की एक खास पहाड़ी पर बकरियों के महीन बालों से बनाई जाती है, जो अत्यंत गर्म होती है और काफी महंगी होती है। हाथों से तैयार की जाती है, और एक साल को बनाने में लगभग 250 घंटे समय हाथ से बुनकरों द्वारा लगता है। इस बात को याद रखेंगे। और ये पश्मीना शाल किसके बालों से बनती है, तो बकरी के बालों से बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेंगथांगी नस्ल की एक बकरी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, 23 नंबर की बात करते हैं कि कौन सा जंतु दिन रात जागता है, ये आपको बताना होगा। देखते होंगे कुत्ता सोता है, बिल्ली भी सोती है, चमगादड़ और उल्लू दिन रात जागता है, मतलब दिन में भी देखेगा रात में भी देखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। चमगादड़ नहीं, चमगादड़ केवल रात में जागती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। जो आपका उल्लू होता है या निशाचर पक्षी कहलाता है, या मुख्य रूप से रात और दिन दोनों में देखता है। इस बात को याद रखेंगे, निशाचर इसको बोलते हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर की बात करते हैं कि सांपों को नचाने वाले को क्या बोलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ एक पॉइंट है। जो सांपों को नचाते हैं उसको कालबेलिया के नाम से जानते हैं। राजस्थान और उत्तर भारत में सांपों को पालने और नचाने को सपेरा समुदाय के लोग को बोलते हैं। और सपेरा समुदाय के जो लोग होते हैं उनको हम लोग आमतौर पे कालबेलिया के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जोकर बोलते हैं नहीं दोस्तों, कालबेलिया, मदारी, सपेरा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांपों को नचाने वाले को क्या बोलते हैं,
कालबेलिया बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नचाने वाले को सपेरा समुदाय के लोग को बोलते हैं कालबेलिया, इस बात को याद रखें। ऐसा नहीं कि आप सपेरा के साथ चलेंगे। सपेरा क्या होता है? जो सांप को नचाता है, लेकिन जो समुदाय होते हैं उनको पूरे को सपेरा बोलेंगे, लेकिन जो कालबेलिया होते हैं ना, इन्हीं को सांप को नचाने वाले लोग को कालबेलिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सपेरा नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी अपनी घोंसला सबसे ऊंचा बनाता है? ये बात को याद रखेंगे। कौवा, आपका चील, कबूतर, तोता। आपको बता दें, कौवे का जो घोंसला होता है ना, उसमें आपके लोहे के कील आदि भी मिल सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। यहां से ऐसे प्रश्न बनता है कि किसके घोंसले में जो लोहे के तार आदि मिलते हैं, तो वो कौवे के भी मिलते हैं, याद रखेंगे। और कौन सा पक्षी अपना घोंसला सबसे ऊंचा बनाता है ना, तो वहां पे आपका चील जो होता है ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, ऊंचे चट्टानों पर अपना विशाल घोंसला बनाती है, इस बात को याद रखेंगे, या बनाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर की बात करते हैं। कुक भाषा किस राज्य के लोगों की है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो कुक भाषा है ना, ये कहाँ पे बोली जाती है? तो कुक, इसको कुक कुक खुक या कुक दो नाम से जानते हैं, ऐसे याद रखेंगे इसको। ऐसे कुक या आपका कुक दोनों नाम से जानते हैं। और जो ये भाषा होती है आपके झारखंड वाले लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड भाषा में बोली जाती है, याद रखेंगे। वहां की जो जनजाति है, उराव जनजाति, वह बोलती है, याद रखेंगे, कुक भाषा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं 27 नंबर की बात। किस पेड़ के तने में पानी जमा होता है? मैं एक बार नहीं, अभी आपको बताया हूं। जो रेगिस्तानी ओक होता है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। जो वहां की जनजाति होती है, पेड़ के तने में छेद करके पाइप डाल के और पानी पीने का कार्य करती है जरूरत पड़ने पर, इस बात को याद रखेंगे। रेगिस्तानी ओक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है कि जो मिड डे मील की शुरुआत की बात करें तो 1995 में। कब दोस्तों? 1995 में, 15 अगस्त 1995 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी, जिसको मिड डे मील या इसको हिंदी में मध्याह्न भोजन योजना बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, 15 अगस्त 1995 को। कब दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 29 नंबर की बात करते हैं। पेड़ पौधे दिन में क्या छोड़ते हैं? आपको पता है, आप लोग जानते भी हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, वो दिन में करते हैं। दिन में क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है पौधे भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। तो पौधे दिन में क्या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं दोस्तों? ग्रहण करते हैं। याद रखें, क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 30 नंबर की बात करते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया। तो दांडी जो मार्च था, इसके श्रेय किसको मिलता है? तो महात्मा गांधी साहब को मिलता है, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। जो कि दांडी मार्च की शुरुआत इन्होंने ही किया था। कहां से दोस्तों? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत। कब दोस्तों? तो 1930 में, 12 मार्च 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा नमक पर जो टैक्स लगाया गया था, उसके विरोध में ये दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 1930 में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहां पर बात करेंगे दोस्तों अगला 31 नंबर की बात करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारी कौन सी है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो मच्छरों से होने वाली बीमारी होती है वो मलेरिया होती है, बिल्कुल। यहाँ पे डेंगू, चिकुनगुनिया, उपरोक्त सभी।
तो याद रखेंगे जो ये तीनों आप देख रहे हैं ना कि मलेरिया भी, डेंगू भी और चिकुनगुनिया भी, ये तीनों कैसे होती है दोस्तों? तो ये मच्छरों के काटने से ही होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मलेरिया जो होता है एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है, और जो डेंगू और चिकुनगुनिया होता है वो एंडीज मच्छर से होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों जो होती है ना बीमारियां, ये मच्छर काटने से ही होती है, मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलेंगे और अगला देखेंगे 32 नंबर। लेकिन उससे पहले आपका एक आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मालिकों, याद रखेंगे, छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है अपना, मेरा मतलब अपने भाई का स्वीकार करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक आपको करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और इसके बाद याद रखिएगा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जिससे अपना परिवार आगे बढ़े, अपने परिवार से ज्यादा लोग जुड़ सकें और फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से चीजों को कम समय में पढ़ सकें, जिससे वो भी अपना सीटेट का जो पड़ाव है इसको पार कर सके। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। विटामिन सी जो होती है खट्टे पदार्थों से या खट्टे खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर को मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये बात याद रखना। और ऑप्शन नंबर बी आपका तो सही हो जाएगा। लेकिन याद रखना विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, पहली बात चर्चाओं में प्रश्न ये रहता है कि किस कमी से, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी से, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, कहता है कि कहीं कट पिट जाने पर वह घाव जल्दी भरता नहीं है, तो वह कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी से घाव न भरना जैसी समस्याएं होती है, बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम 33 नंबर की बात करते हैं कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों में घोंसला बनाता है, ये बात याद रखेंगे। एक पक्षी है जो अपने कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, उसका नाम क्या दोस्तों? फाख्ता। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं, पेट का तापमान कितना होता है, ये आपको बताना है। जब पेट के तापमान की बात करेंगे तो जो आप लोग एनसीईआरटी, हर जगह इसका अलग अलग आपको मिलेगा वर्णन, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ही आप लोग कोई भी आंसर दीजिएगा। और एनसीईआरटी कहती है कि जो पेट का तापमान होता है, मानव पेट का आंतरिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? तो एनसीईआरटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करेंगे। अल बुरूनी कहां से आया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका अल बुरूनी था वह कहां से भारत आया था? तो याद रखेंगे 11वीं शताब्दी में अल बुरूनी भारत आया था। और कहां का रहने वाला था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहां का दोस्तों? उज्बेकिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर की बात करते हैं। किस राज्य में हाउस बोट घर पाए जाते हैं, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो हाउस बोट की बात करें तो वहां पे आपको बिल्कुल मिला होगा कि जो हाउस बोट होती है उनपे काफी अच्छी अच्छी नक्काशी की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। उस नक्काशी को खत्मबद्ध करके एक वर्ड होता है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि वहां की जो नावें होती है, काफी वहां के जो पर्यटन लोग होते हैं उस पर बैठकर घूमने आदि का कार्य करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे डल और झील, याद रखेंगे झेलम नदी में पर्यटक और वहां के निवासियों के लिए लकड़ी के सुंदर नक्काशियों से हाउस बोट बनाई जाती है। कहां पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो वहां के जम्मू कश्मीर की जो झील है, डल झील और झेलम नदी में पर्यटकों के लिए तैयार की जाती है। और याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 37 नंबर की बात करते हैं। ओखला कहां स्थित है? सीटेट में प्रश्न आपका बन चुका है। और ओखला के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ओखला दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध औद्योगिक आवासीय इलाका को बोलते हैं। और कहां पे है दोस्तों? तो दिल्ली में है। कहां पे दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल एनसीईआरटी में बन चुका है प्रश्न, ठीक है।
एनसीईआरटी बोल रहे हैं, सीटेट में बन चुका है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, ये भी प्रश्न काफी चर्चाओं में रहता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? एफ की मात्रा कौन से खाद्य पदार्थ को पाने में खाने में हमारे शरीर में एफ की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाती है? आपको यही बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, या इस प्रश्न को घुमाकर बोलता है कि एनीमिया रोग में या एनीमिया को दूर करने में क्या सहायक होता है, या कौन सा खाद्य पदार्थ को खाया जाता है? तो जो एनीमिया रोग होता है सॉरी, जो एनीमिया रोग होता है ना, या एफ की मात्रा की कमी से या शरीर में आयरन या लोहा की कमी से होता है। और इसकी पूर्ति के लिए हम क्या खाते हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक हो गया, गुड़ खाते हैं, आंवला खाते हैं, यहाँ से हमें आयरन मिलता है। याद रखेंगे, आलू से कार्बोहाइड्रेट, चावल नहीं, दूध नहीं, गुड़ और आंवला या हरी पत्तेदार सब्जियां, एक भी होता तो आपका सही होता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? यही आपको बताना है। साफ सफाई के लिए जो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बरसात होता है, गर्मी होता, सर्दी होता, पतझड़ होता? आप बताइएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को पूछ लेना ये हमारा कोई कार्य नहीं, एनसीईआरटी और सीटेट का बात है। अब कहिएगा कि साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो सर्दी होता है। शुष्क मौसम और न्यूनतम आर्द्रता के कारण जो साफ सफाई और रख रखाव के लिए सर्दी का समय उपयुक्त माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सर्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 40 नंबर की बात करते हैं। जड़ों का कौन सा कार्य नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो जड़ों का कार्य भोजन का भंडारण, क्या आपका ह्यूमस का देना, पौधे को सहारा देना, पानी को सोखना। याद रखें, कौन सा इसका कार्य नहीं होता ये आपको बताना होगा। तो जो जैसे आप लोग चीजों को एक वन बाई वन करके चीजों को अगर कवर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे भोजन का भंडारण जड़ों का कार्य नहीं होता है, भोजन का भंडारण नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे पौधे को सहारा देना ये भी होता है, पानी को सोखना ये भी होता है, ह्यूमस देना यह जो होता है ना, यह जड़ों का कार्य नहीं होता है। ये बात को याद रखेंगे। मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण ऊपरी सतह पर पत्तों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है, यह जड़ों का प्रत्यक्ष कार्य नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 41 नंबर की बात करते हैं। केरल का मुख्य भोजन क्या है, ये आपको बताना है। चलिए, केले की सब्जी वहां का और नारियल काफी प्रसिद्ध है। लेकिन आपका केरल का जो मुख्य भोजन की बात करेंगे तो तटीय राज्य होने के कारण जो केरल में चावल और टोपियोका के साथ नारियल करी और इसके बाद मछली मुख्य रूप से खाई जाती है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन को देखेंगे, दाल है, पराठा है, रोटी है, नहीं दोस्तों ये याद रखिएगा, चावल और मछली ये प्रसिद्ध है। कहां पे दोस्तों? केरल में। या केले की सब्जी या केला या नारियल भी होता तभी भी आप केरल को ध्यान में रख लेते। चलिए आगे देखते हैं, घड़सीसर तालाब किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। काफी ये भी चर्चाओं में रहता है। तो राजा जी घड़सी के द्वारा यह घड़सीसर जो तालाब है वह बनाया गया था। और कहां पे दोस्तों? तो राजस्थान के जैसलमेर में घड़सीसर नामक विशाल तालाब में वहां के राजा घड़सी ने 650 वर्ष पूर्व इस का निर्माण कराया था, घड़सीसर तालाब का। किसने दोस्तों? तो याद रखेंगे, राजा घड़सी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पे दोस्तों? तो राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना होगा। चिपको आंदोलन में होता क्या था? पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए जो वहां की जनजाति थी पेड़ों से चिपक जाती थी और उनका कहना था कि आप पेड़ काटने से पहले मुझे काटो, और यही था चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो उत्तराखंड के जो आपका चमोली जिले का रेडी गांव, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो प्रणेता है सुंदरलाल बगुड़ा है और 1973 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। चाहे चिपको आंदोलन हो चाहे आपका पिको आंदोलन हो, ये वृक्ष कटाव से बचने के लिए ये दोनों शुरुआत किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका उत्तराखंड से, अपिको आंदोलन की शुरुआत आपके कर्नाटक से हुई थी। दोनों बातों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 44 नंबर की हम बात करेंगे। और 44 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ के बारे में आपसे बात करें तो बाघ को आप लोगों को पता भी है कि बाघ काफी तेजी से दहाड़ता है।
इसकी दहाड़ काफी तेज होती है और बाघ की दहाड़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो 3 किलोमीटर दूरी से बाघ की दहाड़ को आप सुन सकते हैं। और बाघ जो होता है ना, अपने जो हवा आती है तो जो उनके भौवे होते हैं या उनको जो मूंछ होती है ना, उस पर हवा टकराती है तो वो पता लगा लेता है शिकार किस तरफ से आ रहा है। सोचो कितना संवेदनशील जीव है या जानवर है या जंतु है, ये बात को याद रखेंगे। तो इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर से सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर की बात करते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो याद रखेंगे CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कौन है, तो याद रखेंगे CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है दोस्तों, उत्तरदायी है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करेगा तभी भी, अब यहाँ पे याद रखेंगे CO2 हो गया, आपका NO2 हो गया, और इसके बाद आपका CFC हो गया, और इसके बाद आपका CH4 हो गया। ये चारों आप लोग याद रखिएगा, ये आपके ग्रीन हाउस गैसें होती हैं या यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइएगा दोस्तों। तो जो आपका जल दिवस होता है ना, प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाते हैं। कब दोस्तों, 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे पृथ्वी दिवस के रूप में। और याद रखेंगे एक बात और याद रखेंगे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक ना, 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 47 नंबर प्रश्न की तरफ। और 47 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रदूषण कम करना। बिल्कुल, पर्यावरण अगर हम सीख रहे होते हैं या पर्यावरण के प्रति हम लोग एक्टिव होते हैं तो प्रदूषण कम करना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर्यावरण का संरक्षण ये भी हो सकता है दोस्तों, पेड़ को लगाना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएं, पर्यावरण को कम, प्रदूषण को कम करें, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, सब इसके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसलिए ये सभी दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर डी नहीं होता तो हम बी के साथ जाते, लेकिन डी है तो हम सभी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को करते हैं, पहली बात याद रखिएगा। और जो पौधे की पत्तियां हरी होती हैं तो क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण होती हैं, या इसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। इनके ये जो वड़क होते हैं, इनके उपस्थिति के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है, हरा दिखाई देता है। याद रखेंगे क्लोरोफिल या पर्णहरित, दोनों याद रखेंगे, क्लोरोफिल या पर्णहरित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो आपका पोचमपल्ली किस राज्य में है, ये आपको बताना है। पोचमपल्ली तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है कि केरल में है, यही आपको बताना है। जो आपका पोचमपल्ली है यह अपने विशेष बुनाई के लिए, साड़ियों के प्रसिद्ध बुनाई के लिए जाना जाता है और वर्तमान समय में यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। साड़ियों के विशेष नक्काशी के लिए जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। पोचमपल्ली जो कहाँ पे दोस्तों, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर की बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप लोग बताइएगा। तो जो संसार का सबसे बड़ा फूल की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका जो व्यास होता है लगभग 1 मीटर का होता है। और इस फूल का नाम क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा अकेला फूल जाना जाता है, जिसको रेफलेसिया के नाम से जानते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसका नाम क्या है, रेफलेसिया। जो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ये फूल है, और जिसका व्यास की बात करें तो व्यास ही इसका 1 मीटर होता है, ये बात को याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्न हुए खत्म। आज की वीडियो से दीजिएगा विदा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देख रहिए अभिषेक एकेडमी।